हेलो दोस्तों, आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय संविधान के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपनी 4 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी 5वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित आज मैं आपको टॉप 80 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप यहाँ पर सिलेबस है वो देख सकते हैं। ये अपना सिलेबस है रिट भर्ती परीक्षा का लेवल 2 का SST में। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। इसके अंदर अपन ने दोस्तों 4 क्लासें वो पढ़ ली है। आज अपन इसमें देखिए 5वां नंबर के पॉइंट में राष्ट्रपति है वो पढ़ रहे हैं। संसद में आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने पिछली जो 4 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट भारतीय संविधान के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर ये क्लासें जरूर देखें और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं आपको कमेंट में जरूर बताना है। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है। इनमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद से होता है? बताइए। ये देखिए 28 सितंबर 2024 को CET ग्रेजुएट लेवल में यह प्रश्न है वो पूछा गया था। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 356। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि कितने MP को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के अंदर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी CET 2024 28 सितंबर को ये प्रश्न है वो पूछा गया है परीक्षा में। 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए हॉस्टल में ये प्रश्न है वो पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास में है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में प्रश्न पूछा गया है। 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा आधिकारिक पद से हटाया सकता है? ठीक है, हटाया जा सकता है। बताइए, संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा आधिकारिक पद से हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यसभा द्वारा। दोस्तों उपराष्ट्रपति को है वो राज्यसभा के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है और इसे लोकसभा की मंजूरी के बाद में लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसके पास में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल संसद के पास में दोस्तों ये अधिकार है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्यायाधीश के निष्कासन की प्रक्रिया को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति केवल तब ही निष्कासन का आदेश जारी कर सकता है जब इसे संसद के प्रत्येक सदन में पूरे सदस्यता के बहुमत से समर्थन प्राप्त हो, तब दोस्तों राष्ट्रपति है वो उसको हटा सकता है। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा केवल संसद। ये भी देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है।
7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है दोस्तों 35 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जूनियर लीगल ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? अब देखिए ये प्रश्न है वो रिपीट हुआ है, ये जूनियर लीगल ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा गया है, पहले दूसरी परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को देगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो वो राष्ट्रपति को देगा। दोनों एक दूसरे को देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है, बताइए अनुच्छेद 52 है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये इससे संबंधित है अनुच्छेद 52। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी जूनियर लीगल ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यालय शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। बताइए, भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यालय शक्तियों और कर्तव्यों के पालना और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो दोस्तों अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। ये भी देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है। बताइए, अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है। तो दोस्तों ये अभिभाषण देता है दोस्तों एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी जूनियर लीगल ऑफिसर में प्रश्न पूछा गया है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है। बताइए, राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम दोस्तों 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को प्रच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? मैंने आपको बताया दोस्तों, ये अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पहले राज्यसभा में दोस्तों जो प्रस्ताव है वो पारित करना होगा, फिर उससे लोकसभा सहमत होगी, फिर दोस्तों हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति मतों की दूसरे चरण की गिनती में निर्वाचित हुआ था? एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति मतों की दूसरे चरण की गिनती में निर्वाचित हुआ था? दूसरे चरण की गिनती में निर्वाचित हुआ था, बताइए कौन? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर वीवी गिरी। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक विशेष प्रकार यानी कि विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, यानी कि सिंगल वोट यानी मतदाता
एक ही वोट देता है, ठीक है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक सिर्फ एक बार 1969, याद रखना दोस्तों, सन 1969 में द्वितीय वरीयता निर्णायक साबित हुई। उस समय वीवी गिरी वो द्वितीय वरीयता की गिनती में जीते थे, ठीक है। और दोस्तों कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे और वीवी गिरी है वो निर्दलीय थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीवी गिरी। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास में है, तो दोस्तों ये शक्ति है किसके पास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र है वो घोषित कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। राइट आंसर इसमें ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भारत के राष्ट्रपति के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, तो ये कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 59(2) अनुच्छेद 59(2) के अंतर्गत, ठीक है। ये भी देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना दोस्तों जो त्याग पत्र है वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश से संबंधित ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए इसमें संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण या पद ग्रहण नहीं कर लेता, बिल्कुल सही है। अपने को इसमें क्या पूछा था कि गलत कथन कौन सा है, यानी कि सही कथन कौन सा नहीं है, तो इसमें दोस्तों ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ये भी देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। बताइए ऐसा किसने कहा था कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था किसने, बताइए। तो दोस्तों ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को दोस्तों अपने को ध्यान से पढ़ना है और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों यानी कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। जो राष्ट्रपति को
जो भी कार्य करना होता है उसकी सलाह देता है, ठीक है, और उसकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बिल्कुल सही बात है, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति कह सकता है और पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। अपने को सही विकल्प का चयन करना था। ये भी देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में पूछा गया प्रश्न है, दोनों के दोनों कथन है वो सत्य है। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? बताइए दोस्तों, अपने को विकल्प 4 दे रखे हैं और अपने को यह बताना है कि कौन सा विकल्प है वो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है, ये दोनों विकल्प है वो दोस्तों धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास नहीं है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, बिल्कुल सही है। संशोधन पर सिफारिश कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है, यानी कि तीसरा और चौथा कथन है वो इसमें क्या है, सही है, ठीक है। तो कूट भाषा में उत्तर देना था, तो इसमें 3 और 4 बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है लेवल 2 में। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू रहा, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, यह भी कथन इसमें सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर का 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सशस्त्र विद्रोह शब्द है वो नहीं जोड़ा गया, ये कथन है वो गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये भी प्रश्न है वो सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। अपने को कौन सा कथन सत्य नहीं था वो बताना था, तो यहाँ पर द नंबर का कथन है वो इसमें सत्य नहीं था, तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नांकित में से सही क्रम क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नांकित में से सही क्रम क्या है? निम्नांकित में से सही क्रम है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। सही क्रम है वो है संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये दोस्तों शपथ के शब्दों का निम्नांकित में से सही क्रम है। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। इसमें संसद के सभी सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। आगे देखिए, वह संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की सभी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी यानी कि पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू होती है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें 2, 3, 4 ये कथन है वो क्या है, सही है। पहला कथन है वो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 26 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
बताइए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो, तब दोस्तों आपातकालीन शक्ति का प्रयोग है वो कर सकता है राष्ट्रपति। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ये कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल के दौरान। वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 10 नंबर वाला ऑप्शन है वो बहुत ही शानदार लाइन है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए ही प्रभावी रहती है। अपने को इसमें असत्य कथन बताना था, यानी कि गलत कथन बताना था, तो यहाँ पर अपना गलत कथन है वो दोस्तों 6 नंबर वाला हो जाएगा और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए प्रश्न है वो स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयक को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उसके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने दोस्तों नाम तो सुना ही होगा पॉकेट वीटो का, ठीक है, उसका भी प्रयोग है वो कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो गलत है। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में देखिए वक्तव्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में अनुच्छेद दे रखा है। अपने को क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद में है ये, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 54 में है, अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, अनुच्छेद 54। और राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये योग्यताएं है वो अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अनुच्छेद 61 में है ये। और राष्ट्रपति पर महाभियोग के आधार पर संविधान का उल्लंघन, दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, इसमें देखिए ये महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये देखिए ये राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये इसमें अनुच्छेद 56 आएगा, अनुच्छेद 56 आएगा इसमें। और राष्ट्रपति के महाभियोग के आधार पर संविधान का उल्लंघन है, ये दोस्तों अनुच्छेद 61 आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए ये प्रश्न है वो पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये भी स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 1 2 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं, तो बताइए राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं। इसमें देखिए वह भारत का नागरिक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों है, ये पहला और दूसरा कथन है ये राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें नहीं है
दोस्तों अनुच्छेद 59 उसके अंदर 4 शर्तों का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। ठीक है, आप अनुच्छेद 59 देखोगे तो उसमें 4 शर्तें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों उसमें देखिए, एक तो आपको ये देखने को मिलेगी, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी शर्त आपको ये मिलेगी, वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। ठीक है, और तीसरी होगी दोस्तों, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और चौथी शर्त यह है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए। तो यहाँ पर पहला और दूसरी ऑप्शन है, ये राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें नहीं है। अनुच्छेद 59 की यहाँ पर बात हो रही है, पद की शर्तें की बात हो रही है। ये प्रश्न हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 3 और 4। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी लोग बोलेंगे पहला और दूसरा भी सही है, तो दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 59 की बात हो रही है और बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? बताइए, मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है दोस्तों 31 दिसंबर 1980 को, 31 दिसंबर 1980 को। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी देखिए संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है हेडमास्टर में। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पुनर्स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पुनर्स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये भी प्रश्न है वो हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न है, नागरिकता के अधिकार के विनियमन से संबंधित विधेयक। ये दोस्तों इस की सिफारिश की आवश्यकता है वो नहीं होती दोस्तों इस विषय पर। ठीक है, बाकी इसमें वित्त विधेयक है, इन सभी के ऊपर होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हेडमास्टर में ये प्रश्न है वो पूछा गया है 2021 में। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि परामर्श मांग सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? बताइए दोस्तों, फखरुद्दीन जब राष्ट्रपति थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी जत्ती ने। किसने? बी डी जत्ती ने। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिट 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है लेवल 2 में। आगे देखिए, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु नामित करने का अधिकार है? बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों राष्ट्रपति को राष्ट्रपति विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को? तो यहाँ पर वो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति
तो भारत का राष्ट्रपति निम्नांकित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? बताइए, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वो किसको देगा? तो दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र है वो देगा। सुप्रीम कोर्ट के उपराष्ट्रपति का पद है वो रिक्त है, ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति निम्नांकित में से किसे संबोधित करते हुए, देखिए संबोधित करते हुए की बात हो रही है तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा। किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। यह आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। देखिए पुलिस एसआई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। देखिए, देगा राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको? उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा अपना त्यागपत्र, लेकिन संबोधित किसको करेगा उस त्यागपत्र में? तो दोस्तों वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया है जुलाई 2021 तक? बताइए, निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक बार जो अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, ये उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस एसआई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों ये। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 53। आगे देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 53, अनुच्छेद 52 से 73, अनुच्छेद 52 से 73 ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 41 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अभी बताया था दोस्तों, ये देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 12 सदस्य है वो नामित करता है दोस्तों। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न को मिलाइए। निम्न को मिलाइए, एक तरफ राष्ट्रपति है दूसरी तरफ कार्यकाल है, एक तरफ राष्ट्रपति तो दूसरी तरफ है कार्यकाल है। अपने को दोस्तों सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल है वो दोस्तों कब से कब तक था? डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे उस समय उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो वो थे दोस्तों 1967 से 1969 तक। और आर वेंकट रमन, इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1987 से 1992 तक था, ठीक है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल है वो 2002 से 2007 तक था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3-1-2, 3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राजस्थान पटवारी में ये प्रश्न है वो पूछा गया है 21 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर 3-1-2 हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या है? बताइए, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है वो क्या है? तो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों जाकिर हुसैन नंबर 1 पे आएंगे, फिर आएंगे दोस्तों वीवी गिरी नंबर 2 पे, फिर आएंगे दोस्तों बीडी जत्ती 3 पे और फिर KR नारायण ये 4 पे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1-2-4-3, 1-2-4-3 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या है? बताइए, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है वो क्या है? दोस्तों ये प्रश्न है, देखिए राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों सही क्रम हो जाएगा इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद,
एन संजीव रेड्डी और जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर दोस्तों इनमें सबसे पहले आएंगे राजेंद्र प्रसाद नंबर 1 पे, फिर आएंगे दोस्तों यहाँ पे एस राधाकृष्णन, ये 2 नंबर पे आएंगे, फिर आएंगे दोस्तों जाकिर हुसैन, ये 3 नंबर पे, और एन संजीव रेड्डी, ये 4 नंबर पे आएंगे। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का क्रम है ऑप्शन के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 है 4 3, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पटवार में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 45 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृष्णकांत का। ठीक है, कृष्णकांत का यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण कथन ए और कारण ब दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सही है, और ब है वो ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, वो है। ठीक है, ब ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और ब दोनों सत्य है, ब ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो वो कौन थे? तो वो दोस्तों बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे? तो दोस्तों वो थे बिहार से, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। बिहार से थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 48 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, वो है एंग्लो इंडियन, तो इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 61 के तहत। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो ये राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये चुने जाते हैं। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वह पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें तीनों सही है। आगे देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? देखिए, राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, वह दोस्तों राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तो ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। ठीक है, यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विधान परिषद का सदस्य इसमें भाग नहीं लेगा। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विधानसभा के ही भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं। आगे देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो दोस्तों राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो दोस्तों अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल है। भारत के
राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो निर्वाचक मंडल में दोस्तों देखिए, निर्वाचक मंडल में मैंने अभी आपको बताया, भारत की संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों से केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो दोस्तों वही मैंने आपको बताया था, एक मंत्रिमंडल होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कौन से अनुच्छेद में? तो दोस्तों अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? निर्वाचक मंडल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 54 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। अभी बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। वह विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए, जेल वार्डन में पूछा गया प्रश्न है ये। उच्च सदन का सदस्य हो तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ केंद्र शासित प्रदेश जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 कथन है वो इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। एक बार क्लास को जिसने लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। प्रश्नों का लेवल है वो बहुत ही शानदार लेवल है, ठीक है। और जिसने भी आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? बताया था अभी आपको दोस्तों, केवल राज्यसभा में। राइट आंसर इसमें बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं और ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किन गणमान्य लोगों का निधन होने पर समस्त भारत में निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाता है? बताइए दोस्तों, किन गणमान्य लोगों का निधन होने पर समस्त भारत में निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाता है? तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों की मृत्यु के दिन दोस्तों झंडा है वो आधा झुका दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष की मृत्यु पर नहीं ऐसा किया जाता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाती है, ठीक है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ में, से परामर्श के साथ में नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां हैं? बताइए, भारत के राष्ट्रपति के पास में कौन सी वीटो शक्तियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें देखिए, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो, तीनों वीटो शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए इसमें सही कौन सा नहीं है वो देखिए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, गलत हो जाएगा। देखिए परामर्श को स्वीकार नहीं कर सकता, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, ठीक है, अपनी सविवेक के अनुसार कार्य करता है। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति है,
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये द नंबर का कथन सही है। यहाँ पर सही कथन नहीं है पूछा है, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अनुच्छेद 85(1) के अनुसार। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा को है वो भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, तो अधिकतम अवधि 3 साल हो सकती है। द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो दोस्तों एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में, यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरएएस में यह प्रश्न है वो पूछा गया है 2018 में। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? बताइए, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 25 जून 1975। 25 जून 1975, यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरएएस 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, आंतरिक अशांति वाला। ठीक है, 25 जून 1975। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। आरएस प्री में ये प्रश्न वो पूछा गया था 2018 में। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अनुच्छेद 240 आई के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 244 यानी कि एक ख, ये एक क है और ये एक ख है। ठीक है, ये लक्षद्वीप बिल्कुल सही है। 240 ग पुदुचेरी, इसमें दोस्तों पुदुचेरी नहीं आता इसमें। ठीक है, जो ग में है, ग में दोस्तों दादरा एवं नागर हवेली आएगा इसमें। ठीक है, और ग में आएगा दोस्तों दमन और दीव। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी की जगह इसमें दादरा और नागर हवेली आएगा। ठीक है, और क ख घ घ ड़, तो लास्ट में जो अपना अड़ बचता है उसमें आएगा दोस्तों ये पुदुचेरी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती, तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है और कोट भाषा में अपने को उत्तर देना है। नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे, बिल्कुल सही है। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपए की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है, बिल्कुल सही है। ये कथन दोस्तों तीनों के तीनों इसमें सही है। सही विकल्प अपने को बताना था, इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग 1, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग 1 क्या है?
दोस्तों ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये असिस्टेंट जेलर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? वीटो शक्ति है वो अनुच्छेद 111 के तहत है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? तो दोस्तों विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? राष्ट्रपति नियुक्त है वो किसको नहीं करता? तो दोस्तों देखिए, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का महान्यायवादी और यूपीएससी, दोस्तों इनमें से किसी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वरिष्ठतम न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।